नमस्कार, काइजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपनी इकोनॉमी की सीरीज में आज हम समझेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसको कहा जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसको कहा जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा सकल घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं, उसकी एक बेसिक डेफिनेशन को हमने समझा। डेफिनेशन को हमने क्लियर कट तरीके से उसमें दिए गए एक एक शब्द पे बारीकी से बात करी कि जैसे हमने कहा घरेलू सीमा क्षेत्र, तो घरेलू सीमा क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, क्या राजनीतिक सीमा है या फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप पहले वाली वीडियो को देख के आइए, क्योंकि चीजें वहीं से शुरुआत होंगी और यहाँ पे हम उनको सही तरीके से समझ रहे होंगे, इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। ये पूरा टॉपिक है राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का। इसी में हमको सकल घरेलू उत्पाद को समझना है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को समझना है और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को समझना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। देखिए, जो अभ्यर्थी उत्तराखंड पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हमारे संस्थान काइजन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। काइजन क्लासेस आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उत्तराखंड पुलिस की सेपरेट बैच के साथ में और अलग अलग टीचरों के अनुभवों के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी कराएगा। इसके साथ में जो अभ्यर्थी लोअर पीसीएस की या अपर पीसीएस में अगर आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड की कर रहे हैं, बिहार की कर रहे हैं, आप जिस भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी पीसीएस और लोअर पीसीएस की तैयारी सेपरेट बैच के माध्यम से प्री कम मेंस की तैयारी कराई जाएगी। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कराते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराएंगे। आप यहां से बाकी जानकारी और बैचेस के टाइम और फीस स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। अगर एड्रेस की बात करें तो रुड़की में रामनगर चौक पे हमारा संस्थान है काइजन क्लासेस, आपका परिवार है काइजन क्लासेस। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नए टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जरा पुराने टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से आगे चल के चीजें बन रही होंगी। हमने लास्ट टॉपिक में समझा था, लास्ट क्लास में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम समझे थे। देखिए, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। किसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद? किसी देश की घरेलू सीमा क्षेत्र में, और घरेलू सीमा क्षेत्र क्या है इसको हमने समझा था, किसी भी देश की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं उसको हम घरेलू सीमा क्षेत्र में शामिल करेंगे। इसके अलावा किसी देश की जो बाउंड्री से समुद्र में 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, वो भी घरेलू सीमा क्षेत्र में शामिल होगा। इसके अलावा हमने कहा था कि जो हमारे दूतावास होते हैं, जो हमारी एम्बेसीज होती हैं, जो हमारा हाई कमीशन होता है या वाणिज्यिक दूतावास होता है, इनको भी हम किसमें शामिल करते हैं? घरेलू सीमा क्षेत्र में। इसके अलावा जो हमारे एयरप्लेन है यानी वायुयान है, नौकायान है या जहाज है, उन सब पर भी जो वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है उसको हम किसमें शामिल करेंगे? घरेलू सीमा क्षेत्र में। डेफिनेशन पढ़ें, किसी देश की घरेलू सीमा क्षेत्र में उसके निवासियों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इंग्लिश में देखें, जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाय इट्स रेजिडेंट। यहाँ पे शब्द रेजिडेंट इस्तेमाल किया गया है, निवासी इस्तेमाल किया गया है। हमने समझा था कि निवासी में नागरिक यानी सिटीजन और गैर नागरिक यानी नॉन सिटीजन दोनों शामिल होंगे। जिस किसी व्यक्ति का जो भारत की घरेलू सीमा क्षेत्र में रह रहा है, जिस किसी व्यक्ति का आर्थिक रुचि का केंद्र कहां पे होगा? हमारे भारत की घरेलू सीमा क्षेत्र में होगा। उसकी उस वस्तु और सेवा के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य को हम किस में ऐड कर लेंगे? जीडीपी में ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने समझा था एक निश्चित समयावधि किसको कहेंगे? एक निश्चित समयावधि का मतलब है एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक जाता है। अंतिम वस्तु और सेवा, अंतिम वस्तु और सेवा का मतलब हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि अंतिम वस्तु और सेवा उसको कहते हैं जिस वस्तु और सेवा का पुनः उपयोग करके किसी नई वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं होता है, यानी उपभोग के अंतिम स्तर को ही हम क्या कहते हैं? अंतिम वस्तु और सेवा कहते हैं। उसके मौद्रिक मूल्य को यानी उसकी मॉनेटरी वैल्यू को निकाल लेंगे और उसी को हम क्या कहेंगे? वही हमारा जीडीपी हो जाएगा। आई होप आपको जीडीपी की ये डेफिनेशन लास्ट क्लास नहीं तो इस क्लास में समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ सकते हैं।
जीडीपी समझने के बाद अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है, जीडीपी के बाद अब हमारा टॉपिक है जीएनपी, जिसको हम कहते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ध्यान से समझते चलना है, ये एक बहुत बड़ा मिथ रहता है लोगों के बीच में कि इकोनॉमी बड़ी भारी है। इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, थोड़े प्रैक्टिकल हैं। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान लगा के समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। खासतौर से जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते देखे हैं मैंने। तो मैं कोशिश करूंगा आपको आसान भाषा में यहाँ समझाने की। आप बस ध्यान से समझते चलेंगे, साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते चलेंगे। देखिए क्या कहता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहे हैं। जीडीपी से जीएनपी पे आना है, कैसे आएंगे? देखिए जीडीपी में से क्या करना है, विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय को जोड़कर क्या प्राप्त कर लेंगे हम, जीएनपी। क्या कहा उसने? अगर हम बात करें, हमें कहता है जीएनपी क्या है हमारा, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अभी हमने देखा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको कहते हैं, प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी विदेशों से प्राप्त होने वाली जो शुद्ध आय है उसको हम किस में ऐड कर देंगे, जीडीपी में ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, जीएनपी आ जाएगा। अब हमने ये तो कह दिया यहाँ पे एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, क्योंकि देखिए हमने जब जीडीपी की डेफिनेशन आपको बताई तो जीडीपी की डेफिनेशन में हमने एक बात समझी कि उसमें हम निवासियों को लेते हैं, और निवासी में तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी समय किसी वित्तीय वर्ष में भारत में कोई फ्रांस का व्यक्ति, कोई अमेरिका का व्यक्ति, कोई जापान का व्यक्ति यहां पे रह रहा हो और वस्तु और सेवा का उत्पादन कर रहा हो, आपने तो उसको भी इंक्लूड कर लिया। या फिर ऐसा भी है कि भारत का नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर के वस्तु और सेवा का उत्पादन कर रहा है, तो फिर इसको कैसे बैलेंस करेंगे? इसी को बैलेंस करने के तरीके को हमने कहा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए क्या करेंगे, अगर मैं एनएफएआई की बात करूं, यानी नेट फैक्टर इनकम जो हमें अब्रॉड से प्राप्त हो रही है, उसको हम क्या करेंगे, आई माइनस एक्स कर लेंगे। अब यहाँ आई क्या है, आई डिनोट करता है कि भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। आई किसको निरूपित कर रहा है, जो भारतीय है और दूसरे देश में जाकर के वस्तु और सेवा का उत्पादन कर रहा है और उससे एक आय अर्जित कर रहा है। एक्स किसको कहेंगे, विदेशियों द्वारा जो भारत में अर्जित आय है। जो विदेशी भारत में रह रहा है, जो जापान का व्यक्ति भारत में रह करके वस्तु और सेवा का उत्पादन कर रहा है, आय अर्जित कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे कि जो भारत की आय है और जो विदेशियों की आय है उसको क्या कर देंगे, आपस में एक दूसरे से घटा देंगे ताकि हमें शुद्ध आय प्राप्त हो जाए। क्या निकालना है, नेट फैक्टर इनकम निकालनी है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें केवल भारतीयों द्वारा प्राप्त आय के बारे में पता चलेगा और उससे फिर हम अल्टीमेटली राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो क्या कहा, जीएनपी किसको कहेंगे, अगर आप जीडीपी में एनएफआईए जोड़ देंगे, आप कह रहे हैं जोड़ना है, घटाना, घटा हमने यहां दिया, एनएफआई निकाल लिया जो कि नेट फैक्टर इनकम है। आई जो भारतीयों द्वारा अर्जित किया गया, एक्स जो विदेशियों द्वारा अर्जित किया गया। अब अगर देखिए आई की वैल्यू किसी समय हमने कहा एनएफएआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट वेक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने कहा ये होता है आई माइनस एक्स। अब यहां ध्यान देना है, अगर आई की वैल्यू ज्यादा होगी एक्स की तुलना में तो हमेशा ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर ऐसा है आई की वैल्यू कहीं कम है और एक्स की वैल्यू क्या है, इसकी तुलना में कहीं ज्यादा है, तो आपको पता है कि फिर हमारा जो आएगा वो कैसा आएगा, वो नेगेटिव आएगा। नेट फैक्टर इनकम क्या आ जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। और भारत के मामले में अगर हम देखें तो अमूमन ये क्या रहता है, नेगेटिव ही रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का जो जीएनपी है वो हमेशा जीडीपी से कम रहता है। देखिए थोड़ा सा गहरा सवाल है, ध्यान से सुनना है आपको। हम कहते हैं कि भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम रहता है क्योंकि जीडीपी में तो आपने सब कुछ शामिल किया था, और जीएनपी की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो हम इसको क्या कर लेते हैं, माइनस करते हैं, और माइनस में हमारी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि जो भारत में विदेशियों द्वारा आय अर्जित की जाती है वो कहीं ज्यादा है किसकी तुलना में, जो कि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश में आय अर्जित कर रहा है उसकी तुलना में। इसलिए एनएफएआई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस में होगी। तो जब हम जीएनपी निकालेंगे,
जब हम जीएनपी निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीएनपी इज इक्वल टू हमने कहा जीडीपी प्लस, और हमें पता है ये वैल्यू हमारी नेगेटिव है, तो हमें पता है कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो जीडीपी में से कुछ घट ही रहा होगा, इसलिए हमारा जो जीडीपी है वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा किसकी तुलना में, जीएनपी की तुलना में। अगर ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछ ली तो कोई इसमें अचंभा करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसी बात को हमने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है कि भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम रहता है। दूसरे नोट के वैल्यू में हमने लिखा है रेमिटेंस, जिसको हम प्रेषित धन कहते हैं, इसके मामले में भारत का प्रथम स्थान है। ध्यान रखना जो रेमिटेंस है वो अलग चीज है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो अलग चीज है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। रेमिटेंस के मामले में सीधा सवाल पूछा है, प्री में डायरेक्ट सवाल पूछता है वनडे से लेकर के पीसीएस तक के एग्जाम में कि रेमिटेंस के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। रेमिटेंस किसको कहा जाता है, जब कोई भारतीय कहीं बाहर जाता है और वहां अर्न करके जो पैसा अपने घर वालों को, अपने परिवार को भेजता है, उसको रेमिटेंस कहा जाता है। तो ये क्या हो जाता है, रेमिटेंस के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है। पर जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालते हैं उसके मामले में भारत नेगेटिव स्थिति में है, उसके मामले में भारत कमजोर स्थिति में है। क्यों, क्योंकि जो भारत में विदेशों के लोग रह रहे हैं वो इनकी तुलना में कहीं ज्यादा आय अर्जित कर रहे हैं, इसलिए वो वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप इसको चेक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे शुद्ध राष्ट्रीय आय की, जिसको हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। इससे पहले हमने सबसे शुरुआत में जीडीपी पढ़ा, उसके बाद में हम जीएनपी पढ़े और अब हम बात कर रहे हैं एनएनपी। तो देखिए एनएनपी को कैसे बनाया जाता है। क्या कहा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी। अगर इसमें से हम मूल्यह्रास अर्थात डेप्रिसिएशन को घटा दें तो क्या निकल जाएगा, हमारा जीएनएनपी आ जाएगा, हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। मूल्यह्रास क्या होता है, आपने कहा अंतिम वस्तु और सेवा को लेंगे। अब एक साल में वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ, उसको आपने ऐड कर लिया। हर वस्तु और सेवा डेप्रिशिएट कर रही है, उसमें कुछ ना कुछ उसके मूल्य में ह्रास हो रहा है। ये मार्कर जिस दिन खरीदा गया उस दिन ये मार्कर मान लीजिए 10 रुपए का है, इसको मैं तुरंत 2 घंटे के बाद में, 2 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में सेल करने लग जाऊं तो इसमें कुछ डेप्रिशिएशन करना पड़ेगा। कोई भी इसको 10 रुपए का नहीं लेगा, कितने का लेगा, सेकंड हैंड 8 रुपए का जाएगा, 7 रुपए का जाएगा या 5 रुपए का जाएगा। वो जो वैल्यू कम हुई वो क्या है, वो डेप्रिशिएशन है, मूल्य ह्रास है, इसका मूल्य ह्रास हो चुका है। तो हमने तो क्या कहा था, हमने कहा था कि जीडीपी में हम किसको शामिल करेंगे भाई साहब, हमने कहा था वस्तु का मौद्रिक मूल्य शामिल करेंगे, बाजार में जो इसकी वैल्यू है। बट अभी तो इसकी वैल्यू कितने की है, 8 रुपए की, तो 2 रुपए क्या है, डेप्रिशिएशन, वो तो घटाना पड़ेगा। अगर आप पूरा वैल्यू जोड़ के रखेंगे तो ये तो जीडीपी को बढ़ा देगा, जीडीपी को नहीं बढ़ाना अननेसेसरी। क्या करना है, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एनएनपी, एनएनपी इज इक्वल टू हो जाएगा जो जीएनपी आया था, अगर हम उसमें से मूल्यह्रास घटा दे वस्तु और सेवा का, डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो हमारा एनएनपी निकल के आ जाता है। चलिए एनएनपी को मैं ऐसे भी बना सकता हूं क्या, जीडीपी प्लस आई माइनस एक्स, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और उसमें से ही मैं माइनस कर दूं किसको, मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को, तो मेरा एनएनपी आ जाएगा। यानी अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला ऑप्शन के रूप में देखने को मिलता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला ठीक है। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद माइनस, अब यहाँ पे प्लस लगा है और क्या है एनएफआई है जो कि माइनस ही रहता है, माइनस मूल्यह्रास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनएनपी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसको कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस डेप्रिसिएशन कर दें तो हमारा एनएनपी निकल करके आ जाता है। इसमें मैं क्लास के दौरान भी देखता हूं कि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, खास तौर से आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों को। आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के इस बात को समझिए, ना ही तो ये फिजिक्स है ना ही ये मैथमेटिक्स है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। एक चीज को जोड़ना है नेट फैक्टर इनकम को और मूल्यह्रास को घटाना है, एक बार आपको जीएनपी मिल जाएगा, एक बार आपको एनएनपी मिल जाएगा। एनएनपी सीधी सी बात है, और एनएनपी ही एक तरीके से राष्ट्रीय आय होती है। अब बात कर लेते हैं कि जीडीपी में किसको शामिल नहीं किया जाता है। कई बार ये सवाल आता है कि बताइए निम्नलिखित में से जीडीपी में, हमने ये तो देख लिया किस किस को शामिल करते हैं,
अब ये भी सवाल है कि जीडीपी में किसको शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, गैर बाजार की क्रियाओं को, जैसे किसी महिला का गृह कार्य करना, उसका अपने घर पे काम करना, किसी शिक्षक का अपने बच्चे को पढ़ाना, क्योंकि उस सेवा के बदले उसको क्या नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा। और हमने तो क्या कहा था, वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य। अब यहाँ कोई अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, उसका कोई मौद्रिक मूल्य तो नहीं। एक हाउसवाइफ है, घर में काम करते, उसका कोई मौद्रिक मूल्य तो है नहीं। तो क्या है, वो जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा है। काम हो रहा है, वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है, खाना बन रहा है, बट उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। वस्तु विनिमय, अगर आप वस्तु के बदले वस्तु दे रहे हैं तो उसकी भी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हो सकता है जूते के बदले आपने चावल ले लिया हो, तो अब ना तो जूते का सही वैल्यू निकल पाया और ना ही तो चावल का सही वैल्यू निकल पाया। तो अगर आप वस्तु विनिमय कर रहे हैं, गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, तो फिर उसका जीडीपी में कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। अच्छा, जीडीपी क्या नहीं बताएगी, आय के वितरण का अध्ययन नहीं करती है। जैसे हमने कहा कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, अब हम इससे ये नहीं कह सकते कि इससे पर कैपिटा इनकम इक्वल हुई है, यानी सभी को बराबर मात्रा में आय की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इसके बारे में जीडीपी नहीं बताती। बस जीडीपी इतना बताती है कि देश में टोटल कितना पैसा है उसके बारे में बताती है, और पैसे का वितरण कैसा है वैसा नहीं बताती। अच्छा, इसमें अवसर लागत को शामिल नहीं किया जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें शामिल नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शामिल नहीं होती, अवसर लागत को शामिल नहीं किया जाता है। किसी व्यक्ति की जमीन है, उसकी एक वैल्यू है 2 लाख रुपया बीघा के हिसाब से, पर उसी जमीन के पास से कोई हाईवे निकल जाता है और उसकी वजह से उसकी जमीन की वैल्यू 15 लाख रुपए हो जाती है। वो जो बढ़ करके आई है उसकी 13 लाख रुपए या 12 लाख रुपए का जो उसको अलग से बेनिफिट हुआ है, वो क्या है, अवसर लागत है, उसको जीडीपी काउंट नहीं करती है। अच्छा, पर्यावरणीय संबंधी जो समस्याएं हैं उनकी गणना नहीं है, काला धन इत्यादि को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जो ब्लैक मनी है, क्योंकि उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं लगेगी, इसलिए उसको भी किसमें शामिल नहीं किया जाता है, जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। ये वो कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं जिनको हम जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आप इनको देख करके जाएंगे, हो सकता है आपसे यहां से स्टेटमेंट के रूप में सवाल पूछ लिया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्तिगत आय की, यानी पर्सनल इनकम की, यानी किसी देश के नागरिकों को प्राप्त होने वाली जो आय है उसके बारे में बात करते हैं। पहले एक फैक्ट देखते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कौन से स्टेट की है, गोवा की है। और अगर हम सबसे कम पे बात करें तो सबसे कम पर कैपिटा इनकम कौन से स्टेट में है, वो है बिहार में। मैक्सिमम किस में है, वो है गोवा में। ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। अच्छा, कैसे निकालेंगे प्रति व्यक्ति आय को, अगर हम प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो क्या करना है, जो हमारी राष्ट्रीय आय जिसको हमने कहा था एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी को अगर हम देश की कुल जनसंख्या से पूरे देश की राष्ट्रीय आय को अगर हम पूरे देश की जनसंख्या से भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वही वैल्यू क्या कहलाती है, वही कहलाती है पर कैपिटा इनकम, पीसीआई उसी को कहा जाता है। ये तो सीधा सीधा ऑप्शन में देखने को मिलता है, प्री में पूछ लेता है इस तरीके के सवाल, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, तो क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या, क्या वैल्यू निकल के आएगी, प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगी। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे क्योंकि इस वीडियो में जो टॉपिक हैं वो बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। आप इस वीडियो को थोड़ा सा कम स्पीड पे चला करके चीजों को समझिए। जीडीपी किसको कहते हैं, जीएनपी किसको कहते हैं, एनएनपी किसको कहते हैं, और एनएनपी ही हमारी राष्ट्रीय आय हो जाती है। जीडीपी में किसको शामिल नहीं किया जाता है, जीडीपी में किसको शामिल किया जाता है, ये बातें आपको पक्की कर लेनी है। यहां से 1 नंबर का सवाल जरूर पूछता है। उसके अलावा हमने बताया पर कैपिटा इनकम किसको कहा जाता है, कैसे निकाली जाती है, किस राज्य की सबसे ज्यादा है, किस राज्य की सबसे कम है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे 5 ईयर प्लान को, यानी पंचवर्षीय योजनाओं को, जिसको आप कहते हैं आर्थिक नियोजन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।